नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। और फिजिक्स में मैं काफ़ी कुछ करा चुका था, जिसमें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करा रहा था और उससे आगे फिर मैंने लाइट का पोर्शन आगे स्टार्ट किया था। तो लाइट में मैं आपको समतल दर्पण के बारे में बता चुका था, ठीक है आप। और फिर मैं उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आपको कितनी हाइट का अपनी हाइट के बराबर लेना चाहिए दर्पण, या अपनी हाइट से कितना कम लेना चाहिए, वो मैंने बताया था। फिर आप दीवार पे उस पर किस तरह लगाएंगे वो बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो हम आज हम उसी से आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी उसके आगे था, तो उसके आगे है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ बी चाल से भागना शुरू कर दे, तो प्रतिबिंब की वस्तु के ये एक वस्तु गलत लग गया। तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष जो चाल होती है वो कितनी होती है, 2b। लेकिन सिर्फ जो इमेज की जो चाल होगी, ठीक है, सिर्फ जो इमेज की चाल होगी वो कितनी होगी, वो सिर्फ b होगी। लेकिन सिर्फ इमेज की चाल कितनी होती है, b होती है, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखते हैं, ठीक। तो ये तो नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है BI बराबर 2BM माइनस के BO, ठीक। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें जो BI क्या है, वो स्पीड ऑफ इमेज की जो चाल है वो है BI, ठीक है। BM क्या है, इसमें स्पीड ऑफ मिरर, जो शीशा है उसकी स्पीड है, ठीक है। जो BO क्या है, वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, कि स्पीड ऑफ वस्तु की चाल, ठीक। तो हम इसको जो कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा कोई मिरर है, ठीक, हमने रख दिया, ये मिरर रख दिया हमने, ठीक। तो जो इसमें क्या कहते हैं, मिरर की चाल है वो कितनी है, 1 मीटर प्रति सेकेंड है मिरर की चाल, ठीक है। जो वस्तु की चाल है, वस्तु इधर से आएगी, ठीक। वस्तु की चाल कितनी है, वस्तु की चाल है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। वस्तु की चाल कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और जो मिरर की चाल है वो कितनी है, 1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इमेज की स्पीड निकालनी है। तो हमको फार्मूला लगाना है BI बराबर 2BM माइनस BO, ठीक, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो BI, ठीक, बराबर जो BM है, ठीक है, BM मतलब मिरर की चाल कितनी है, 1 मीटर प्रति सेकेंड है। और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो मिरर की चाल है वो कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी, माइनस जो वस्तु की चाल है, ठीक है, वस्तु की चाल वो कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो माइनस के 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो हम इसको फिर आगे बढ़ते हैं ऐसे। तो जो BI बराबर 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो BI बराबर 2 की 1 की मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो जो इमेज की जो स्पीड हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 4, ठीक, समझ रहे आप। और इसको आगे समझ लीजिए कि अगर जो वस्तु की जो चाल होती है, ठीक है, वस्तु की चाल और जो इमेज की चाल होती है, इसको U मानेंगे हम, वस्तु की चाल U बराबर इमेज की चाल B, ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन जो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष जो चाल होती है, सापेक्ष, ठीक है, वो कितनी होती है, वो 2b होती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भागेंगे, ठीक है, विपरीत मतलब कि अपोजिट भागेंगे ये एक दूसरे के, तब हम क्या करेंगे, इनकी स्पीड को अपोजिट ऐसे एक दूसरे के विपरीत भागेंगे, तब हम क्या करेंगे, स्पीड को प्लस करेंगे, स्पीड को जोड़ देंगे, ठीक, समझे आप। और अगर ये दोनों एक ही दिशा में भागते हैं, एक ही दिशा, ठीक है, अगर एक ही दिशा में भागते हैं ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को माइनस करेंगे, ठीक, समझ गए, स्पीड क्या होगी, माइनस, ठीक। तो हम इसी में फिर अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंबों की संख्या, कि दर्पण हैं, जो 2 दर्पण लगे हैं या जितने भी दर्पण लगे हैं तो उनको किस तरह से लगाएंगे या किस तरह से लगे हैं तो उसमें कितनी इमेज बनती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई 2 दर्पण हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए आप, बिल्कुल समझ में आया कि अगर 2 दर्पण लगे हैं तो कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है।
पैरेलल लगे हैं, ठीक है, या लंबवत लगे हैं, समांतर लगे हैं, ठीक है, किस तरह से लगे हैं, तब कितनी कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए कि अगर दो दर्पण हैं, ठीक है, मेरे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या है, दो दर्पण हैं, तो मैंने ये 60 डिग्री पे लगाए हैं, कितने पे, 60 डिग्री पे। इनका एंगल क्या है बीच का, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पे मैंने लगाया। तो आप ऐसे करके समझिए कि अगर मैंने दो दर्पण लगे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक। तो आप ऐसे कर समझिए, ठीक। मैंने एक बना लिया सर्किल, ठीक। पूरे सर्किल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री होता है। तो ऊपर कितने भागों में बढ़ जाएगा, 3 भागों में। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया, ठीक है। और एक में तो मैं खुद खड़ा हूँ, ठीक है। तो बताओ इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो एक तो मेरी खुद इमेज हो गई, ठीक है, और कितने बनेंगे, 1 2 3 4, कितनी बनेंगी, 5 इमेज बनेंगी, ठीक है। समझ गए आप अच्छे से। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी मैं फार्मूला बताऊंगा आप तब ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। फिलहाल हम इससे समझ जाएंगे तो बिल्कुल ना आप क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे में दो दर्पण है, मैंने क्या किया, 90 डिग्री पे लगा दिया, तब इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो आप ऐसे कर देख लिए, 90 और 90 और 90, 4 भागों में इसको बांट देंगे। तो एक में तो मैं खुद हो जाऊंगा खड़ा, ठीक, एक तो खुद हो जाऊंगा मैं, ठीक है। तो 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, तो कितनी इमेज बनेंगी मेरी, 3 इमेज बनेंगी अगर 90 डिग्री पे लगा हुआ तब, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे समझिए, ठीक है, ठीक है। फार्मूले को अभी आप बाद में देखिए, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं एक ही बात है, फार्मूला से कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो जब मैंने जो मेरे दर्पण है, ठीक है, मैंने उनको लगाया 90 डिग्री पे, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, ठीक है। तो फार्मूला बनाएंगे हम 360 अपॉन थीटा माइनस के 1, ठीक है। 360 अपॉन थीटा भी कर सकते हैं, -1 आप तब करेंगे क्योंकि इसमें जो नंबर्स ऑफ इमेज बनेंगी हमेशा ऑड बनेंगी, विषम बनेंगी। अगर आपके नंबर्स ऑफ इमेज अगर कहते हैं अगर सम आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। वरना डायरेक्ट आप 360 अपॉन थीटा से निकाल लेना सिर्फ, ठीक है। 360 अपॉन थीटा से, थीटा कितने एंगल पे रखा है, ठीक है, कितने एंगल पे दर्पण हमारे वो रखे हैं, फिर नंबर्स ऑफ इमेज उसके अंदर कितनी बनेंगी, ठीक है। अगर उसके अंदर सम आ जाता है तो आप एक माइनस कर दीजिए, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम 90 डिग्री पे लिखेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे 360 बटे 90 माइनस के 1, ठीक है। तो कितनी 9 चौक 36, ठीक है, कितनी बची 4, 4 माइनस 1 कितनी बचेंगी हमारी, 3 इमेज बन जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही जब हम दर्पण को, जो दर्पण है हमारे दो, ठीक है, वो क्या रखते हैं, हम समांतर रखते हैं एक दूसरे के, ऐसे आमने सामने समांतर पैरेलल, ठीक है। पैरेलल जब रखेंगे तब हमारे कितना आएंगे, तब हमारे कितने वो बनेंगे इमेजेस, ठीक है। तो हमारे कितने इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, 360 अपॉन 0 कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम थीटा बराबर 40 डिग्री पर रखते हैं तब कितनी इमेज बनेंगे, तो 360 अपॉन 40 माइनस के 1 कितनी इमेज बनेंगे बताइए आप। तो इसमें बनेंगी, ये 0 से 0 ख़त्म, ऐसे कर देखिए, 0 से 0 ख़त्म, और 4 नेम 36, 9 माइनस के 1, ठीक है, कितनी बनेंगी इसमें, 9 माइनस के 1, तब बनेंगी इसमें 4 नेम 36, 9 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक, ठीक है। तो हम ऐसे अगर हमारा एंगल दे रखा है थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है, तब कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी, 5 बनेंगी, जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही आप कुछ और लिख लीजिए, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख लेना ऐसे करके, इधर ऐसे लिखो, और इधर क्या करो, इधर एंगल लिखो थीटा, इधर एन लिखो, ठीक, ठीक है। तो आप इधर लिखिए कि अगर एंगल 0 डिग्री पे होगा, ठीक है, तब नंबर्स ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट बनेंगी। अगर 30 डिग्री पे होगा तब नंबर्स ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 11 बनेंगी, ठीक है। अगर 45 पे है, ठीक है, तब नंबर्स ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 7 बनेंगी। अगर 60 पे है तब कितनी बनेंगी, 5 बनेंगी, ठीक, समझिएगा आप। ऐसे ही अगर 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री पे होगा तब कितनी बनेंगी, तब 3 बनेंगी, ठीक है। ऐसे अगर 180 पे होगा तब कितनी बनेंगी, तब कितनी बनेंगी, 1 बनेंगी।
अब 180 पे मिरर कैसे लगा होगा, ठीक है, जैसे ये कोई दीवार है, ये क्या है, कोई दीवार है, तो एक मिरर आपका यहाँ लगा है, एक मिरर आपका यहाँ लगा है, ठीक, एक मिरर ये लगा है, एक मिरर ये लगा है, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पे लगा है, 180 डिग्री पे, ठीक है, एक दीवार पे। तो जब आप इसके सामने खड़े होंगे तब कितनी इमेज बनेंगी, एक इमेज बनेंगी। फिर आप जब इसके सामने खड़े होंगे अगर तब कितनी इमेज बनेंगी, एक इमेज बनेगी, ठीक है, समझ गए आप इसको अच्छे से। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं फिर कि जो समतल दर्पण है, तो आप समझ गए होंगे कि जब कितने एंगल पे जब कोई शीशे लगा है, कोई मिरर लगा है, तब कितनी इमेज बनेंगी, ठीक है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। फिर हम पढ़ते हैं आगे कि समतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, समतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर हम समतल दर्पण को बाथरूम मिरर में, ठीक है, बाथरूम मिरर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है पनडुब्बियों के बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। जो पनडुब्बी वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके क्या करते हैं, बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पारदर्शी पेरिस्कोप के रूप में, ठीक है। और एक क्या होता है कैलिआइडोस्कोप में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का, ये अब परावर्तन नहीं, यहाँ पर अपवर्तन होगा, ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, इसको हम पहले परिभाषा से पढ़ेंगे, परिभाषा से समझेंगे, फिर इसको हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन फॉर डेंस, ठीक है, डेंस मतलब सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ठीक है, तो जो प्रकाश की जो किरण होगी, ठीक है, अभिलंब मैंने कल बताया था क्या होता है, ठीक है, तो कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना इसको देखने से पहले, तभी आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बीच से देखेंगे तो आपके इतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, तथा जब 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 हम सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। जब डेंस से हम विरल माध्यम में जाएंगे, ठीक है, तब क्या होगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। विरल माध्यम का होता है जैसे एयर, ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है जैसे वाटर, ठीक, समझे। तो अब फिर आगे पढ़ते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ध्यान से पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है, उसका रंग है और आवृत्ति क्या है, नहीं बदलेगी, ठीक है, जबकि उसकी तरंगदैर्ध्य तथा वेग जो चाल होती है वो क्या होती है, बदल जाती है, ठीक। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक। पहले मैं आपको खुद बना के समझाता हूँ, ठीक, फिर आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये सरफेस है, तो ये है एयर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे, ठीक, विरल माध्यम बोलेंगे। ये क्या है नीचे, वाटर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक, सघन माध्यम, ठीक है, डेंसर, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक है। जब हम कोई प्रकाश की किरण ऐसे करके डालते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या होने प्रकाश की किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब, ठीक, ये क्या हमारा अभिलंब है, ठीक, ये हमारा अभिलंब है। तब जब हम प्रकाश की किरण जब डालते हैं तो ये क्या होता है, ये इसकी तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ। इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसे झुक गई, ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इस किरण को जो क्या बोलेंगे, झुक जाती है, इसको बोलेंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और जो इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तित कोण, ठीक है। और जो इसके बीच में एंगल बनेगा उसको बोलेंगे आई, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है।
इसको मानेंगे N1, मीडियम होगा हमारा जो N1 होगा, इसको मानेंगे N2। ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मैंने क्या बताया था कि जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक है, जब वाटर से एयर में जाएगी तब क्या होता है, जैसे ये हमारा अब इस ये वाटर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एयर हो गया, ठीक है, ये सघन माध्यम हो गया, ये क्या हो गया, विरल माध्यम। तो जब हम इस किरण को ऐसे करके डालेंगे, इस रे को प्रकाश की, ये अभिलंब है हमारा, तब क्या होगा, ये झुक के बजाय ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट जाए, तो इसके बीच का एंगल आर हो जाएगा, इसके बीच का एंगल आई हो जाएगा। ये हमारा आपतित किरण हो गई और ये हमारी कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण हो गई। तब क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमने इससे क्या समझे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वो क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, समझ गए आप अच्छे से इसको। ठीक, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इसको इससे समझते हैं जी को। ठीक है, जैसे ये कोई इंसिडेंट रे है, ये हमारा एयर है, ठीक है, ये हमारा गिलास है, कांच है, ठीक है, ये हमारा सघन मीडियम है, सघन माध्यम है, ये हमारा कौन सा है, विरल माध्यम है। तो ठीक है, जब सघन माध्यम से हम कोई रे डाली है यहाँ पर, ठीक है, तब क्या हुआ, ये जब हमने डाली है ये किरण, ठीक है, तो क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, जब हमने विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण डाली तो क्या हुआ, ये अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है, तो आर है यहाँ पर, आर क्या बना, ये इसको बोलेंगे अपवर्तित कोण। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट वाली इमेज में देखते हैं। जब हमने कोई इंसिडेंट रे है, प्रकाश की किरण, ठीक है, जब वाटर से एयर में गई है तब क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हट गई। जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से क्या हुई, दूर हट गई, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जो इस पे बीच में एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। जो आपतित किरण होती है, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है एवं अभिलंब किरण क्या होती है। ठीक है, मैंने जो इससे पहली वाली वीडियो थी मैंने उसमें भी बताया था, और मैंने इसमें भी आपको बताया था कि कौन सी अपवर्तित किरण है, कौन सी अपवर्तित किरण है, कौन सी आपतित किरण है। ठीक है, दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, जिसे हम बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर या N1/N2, पहले माध्यम का इंडेक्स है, दूसरे माध्यम का इंडेक्स। ठीक है, इसको हम जो इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जो होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको सिर्फ एन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे मान सकते हैं उससे मान सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इंसिडेंट इंडेक्स, और जो N2 हमारा कौन सा है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा क्या होगा, स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर बराबर सिर्फ एन भी होता है लिखा हुआ है, या N1/N2 भी होता है और म्यू भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तन निर्वात में प्रकाश की चाल, जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश का वेग महत्तम होता है, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसलिए सभी माध्यमों में अपवर्तनांक जो होगा निर्वात के अकॉर्डिंग, वैक्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा एक से अधिक होगा अपवर्तनांक। ठीक है, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह उतनी ही ज़्यादा डेंस होगी। ठीक है, वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, डेंस होगी। ठीक है, सघन माध्यम उससे उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो वैक्यूम होता है उसका इंडेक्स क्या होता है। ये ऐसे मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मतलब कि वैक्यूम है, निर्वात है, तो उसका इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ऐसे करके पूछ लेते हैं, उसका अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो कितना होता है, इसका वैक्यूम कितना, N=1 होता है। जो हमारा एयर होता है उसका कितना होता है, 1.0029 होता है।
ठीक है। जो एन जो वाटर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33 होता है। अगर इसको अपॉन में लिखना चाहें 4/3 होता है। जो गिलास का होता है 1.5 होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो चीज़ जितनी ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या उतना ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका 1.5 हो गया। डायमंड का कितना होता है 2.42 होता है डायमंड का। ऐसे ही जो सिलिकॉन होता है उसका क्या होता है 3.9 होता है। ऐसे जर्मेनियम होता है उसका कितना होता है कितना होता है 4। ठीक है, तो ऐसे उसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। जर्मेनियम है तो उसका कितना होगा, ऐसे ही पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन बराबर, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो मैंने अभी आपको बताया था, लिखा हुआ था लाइन में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कि जिस माध्यम में है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम में है जो किरण, ठीक है, उस माध्यम की चाल, ठीक है, उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी, इसको n बराबर C/B से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इसमें पूछा था कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया बीजी कि कांच में प्रकाश की चाल बताइए तो कितनी होती है। तो रिफ्रैक्टिव 1.5 है, फार्मूला लगा लीजिए आप ये वाला। ठीक, तो 1.5 है। सी की वैल्यू कितनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। लेकिन हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसका कितना आया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ऐसे ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, तो हम इसमें फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पॉइंट है कुछ, निर्वात में सातों रंगों की चाल समान होती है। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि जो निर्वात होते हैं उसमें क्या होता है, सातों रंगों की चाल कैसी होती है, समान होती है। किंतु किसी दिए हुए पारदर्शी माध्यम में लाल रंग सबसे तेज जबकि बैंगनी रंग सबसे धीरे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 7 अलग अलग रंग के अक्षरों के ऊपर, अगर 7 अलग अलग रंग के अक्षर हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर एक हम कांच की प्लेट रख दें तो कौन सा अक्षर उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे कोई 7 अलग अलग रंग हैं, ठीक है, बिब ग्योर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बिब ग्योर, ठीक है, ये लिखा है। तो इसके ऊपर अगर हम कांच की एक प्लेट रख दें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे उभरा हुआ जो रंग होता है वो कौन सा दिखेगा। तो बताओ कौन सा दिखेगा, तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर और लाल रंग सबसे नीचे दिखेगा। ठीक, अब अपवर्तन के उदाहरण, जो अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये भी एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं, तारों का टिमटिमाना किसकी घटना है, अपवर्तन की। जैसे पानी से भरी बाल्टी, ठीक है, बीकर आदि का कम गहरा दिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। जैसे कोई पानी से कोई भरी हुई बाल्टी हम, ठीक है, अब उसमें क्या करते हैं, कोई छड़ डाल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, वो किसके कारण दिखाई देती है, अपवर्तन के ही कारण दिखाई देती है। आगे पढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का उठा हुआ दिखना। तो पानी से कोई भरी बाल्टी है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिक्का डाल देंगे। ठीक है, 1 रुपये का कॉइन होता है वो डाल दो, तो आप देखेंगे वो कैसा लगता है, हमको कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। वो किसके कारण ही दिखाई देता है, हमको अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। आगे, सूर्य का उससे वास्तविक समय से पहले उगना, ठीक है, और छुपने के बाद तक दिखना। जैसे सूर्य होता है, ठीक है, कि वास्तविक समय से पहले उगना और छुपने के बाद भी क्या होता है, वो हमें कुछ दिखता रहता है। तो वो किसके कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। अब हम आगे जानेंगे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको पहले परिभाषा समझेंगे, फिर हम इसको आपको ग्राफ बना के अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होने पर प्रकाश की किरणों का उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो तभी संभव हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे। ठीक है, 2 आपको मीडियम दे रखे होंगे, ठीक है, तो आप इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि जो आपको 2 आपको मीडियम दे देंगे, ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है वो किसमें संभव है। ऐसे मैं आपको आगे चल कर एग्जाम्पल बताऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तब आप बताना कि किसमें संभव है। ठीक है, इसमें क्या होता है फिर, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिसके लिए
अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो क्रांतिक कोण होता है, कौन सा कोण होता है? क्रांतिक कोण। तो वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अगर अपवर्तन का कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो क्या बोलते हैं? उसके क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं, हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 आवश्यक शर्तें। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो सकता है? ठीक है, तो इसकी 2 आवश्यक शर्तें हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है। तो प्रकाश की किरणों का सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जब प्रकाश की किरण डेंस से, ठीक है, विरल माध्यम में जाएंगी, ठीक है, तभी संभव है। ठीक है, तभी संभव है। जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जब आपतन कोण का मान जो होगा क्रांतिक कोण से अधिक होगा, ठीक है, तब क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक, इसको परिभाषा समझ गए हम। अब इसको आगे हम समझेंगे इसको। ठीक, अब जो, ठीक है, इसमें पहले आप ये देख लीजिए। ठीक, रुको 1 मिनट रुको। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ लिख के, ठीक, कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं फिर आगे कि कैसे जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, जैसे ये कोई ये सरफेस, ठीक, तो ये तो क्या था हमारा, ठीक है, तो हमने क्या किया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी संभव है जब हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वाटर है, ठीक, पानी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? एयर है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? अभिलंब है। तो हमने जब कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, जब कोई हमने इंसिडेंट रे डाली, ठीक है, जब कोई हमने इंसिडेंट रे डाली तो क्या हुआ? ये ऐसे ही निकल गई। ये क्या हुआ? ऐसे निकल गई। ठीक, तो जब ये ऐसे निकल जाती है तब क्या हुआ? ये ऐसे सीधी निकल गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आर। ठीक है, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। जब हम किरण को ऐसे कर डालेंगे, यहाँ कोई इंसिडेंट रे आई, ठीक है, फिर हम जब किरण को ऐसे करके डालेंगे, ये ऐसे करके ये किरण ऐसे कर डालेंगे, तब क्या होगी? ये जो होगी, ये किरण जो होगी वो ऐसे दूर हटती चली जाएगी। ठीक है, दूर हटती चली जाएगी। जब ये किरण इसके बराबर से निकल जाएगी तो जो अपवर्तन कोण का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी जो हमने आपको नियम बताया था कि जो क्या कहते हैं कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो जो आपतन कोण होता है वो क्या कहलाने लगता है? क्रांतिक कोण कहलाने लगता है। ठीक है, जब क्रांतिक कोण ये कहलाने लगेगा, फिर जो क्या होगा, तब ये जब हम इसको और ऐसे करके डालेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? हम इसको ऐसे करके डालेंगे इस किरण को, तब क्या होगी? ऐसे करके उसी माध्यम में ऐसे करके ये वापस चली जाएगी। तब क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि जब आपतन कोण का मान जो क्रांतिक कोण था 90 डिग्री, ठीक है, ये तो हमारा क्रांतिक कोण बन गया जब 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है। जब क्रांतिक कोण से जब अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगी? ये किरण ऐसे करके हो जाएगी, निकल जाएगी ऊपर के लिए उसी माध्यम में निकल जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा? तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसमें आगे फिर अब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कौन कौन सी घटना होती हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल से पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, तो ठीक है, इसमें आपको क्या होगा? कुछ एग्जाम्पल दे देगा उसमें एग्जाम में ऑप्शन में लिख के। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके कारण होता है। ठीक, तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि हीरे का चमकना कैसा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। टूटे कांच का चमकना किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है। ठीक है, जो एयर बबल्स का चमकना, ठीक, मरीचिका जो मिराज का बनना, ठीक, प्रकाश तंतु से प्रकाश का संचरण, ठीक है, वो किसके कारण होता है? प्रकाश तंतु, ठीक है, वो ऑप्टिकल जो फाइबर होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? जैसे ऑप्टिकल ये फाइबर होती है, ठीक, तो इसके कारण जो होता है प्रकाश तंतु प्रकाश का संचरण होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो वो किसके कारण होता है? वो इसी के कारण होता है। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और क्या होता है? एंडोस्कोपी जो मेडिकल में जो यूज किया जाता है उसमें भी क्या होता है? वो भी इसी के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि जो इन सब में, ठीक है, अब आपसे आंसर की बात करते हैं। ठीक है, कि इन सब में जो पहला जो आंसर होगा, अगर आपके ऑप्शन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, अगर ये दे रखा है
तब तो आप आंसर पे टिक करके आएंगे। अगर आपके ऑप्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस अपवर्तन दे रखा है तब आप दोनों पे टिक करके आएंगे। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आंसर, अगर आपके आंसर में केवल ये देखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखा है तब आप इस पे टिक करके आएंगे। अगर ये दे रखा है तो आप इस पे टिक करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं है तब हम इस पे लगाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगर ये दोनों ही नहीं मिलते हैं, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी नहीं मिलता है प्लस अपवर्तन भी नहीं मिलता है उसके साथ में, ठीक है, तो अगर सिर्फ अपवर्तन दे रखा है तब हम इस पे आंसर मारेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि ऑप्शन को कैसे सही करके आना है अगर कुछ भी नहीं मिलता ऑप्शन में तब। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। कि इंद्रधनुष रेनबो, ठीक है, तो इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की छोटी बूंदों पर प्रकाश के पड़ने से होता है। ठीक है, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो हम इसको आगे समझेंगे कैसे। तो हम इसको समझते हैं कैसे होता है हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है। जैसे ये, ठीक, तो इसमें दो तरह के इंद्रधनुष बनते हैं। एक तो हमारा बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, एक बनता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो किसी की तरफ होता है रेनबो, वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो अंदर की तरफ कलर होता है वो कौन सा होता है, बैगनी, और जो बाहर की तरफ कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक, ये हमारा बनता है 42 डिग्री पे। और जो दूसरा इंद्रधनुष होता है, ठीक है, वो होता है बाहर की तरफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंद्रधनुष, मतलब द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक, तो ये हमारे बनेगा 52 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बाहर की तरफ बैगनी कलर होता है, इसमें अंदर की तरफ क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक, तो ये जो होता है, जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ये थोड़ा डल होता है। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखता है। और जो ये पहला इंद्रधनुष होता है ये होता है चमकदार। ठीक है, ये हमको साफ साफ दिखता है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको इमेज के साथ अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, तो जो इसमें कौन कौन सी घटना होती है, जो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है, ठीक है, जो 7 रंग इसमें बनते हैं, 7 रंगों का बनना ये किसके कारण होता है, बड़ विक्षेपण के कारण होता है, डिस्पर्जन के कारण होता है। ठीक, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण दिशा का पता लगता है कि किस दिशा में बन रहा है ये। ठीक है, जो आंसर, तो इसमें आंसर जो पहले हम लगाएंगे TIR पे लगाना होगा, और अगर रह, ठीक है, और अगर ये ना दिया हो तो किस पे लगाएंगे, अपवर्तन पे लगा के आएंगे। ठीक, तो अब हम इसको आगे समझते हैं। इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि ये हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है, कि सूर्य जिस दिशा में होगा, ठीक है, जो इंद्रधनुष होता है रेनबो वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक, इस बात को आप अच्छे से देखना कभी। ठीक, और फिर इसमें क्या है, ये दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि दोपहर के 12 बजे क्या होता है, सूर्य हमारा ठीक ऊपर होता है, इसलिए दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के अपोजिट साइड में बनता है, विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, ये देखो प्राथमिक इंद्रधनुष है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अंदर की तरफ कौन सा कलर है, बैगनी कलर है, और बाहर की तरफ कौन सा कलर है, रेड कलर है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये कौन सा इंद्रधनुष है, प्राइमरी या प्राथमिक इंद्रधनुष। नेक्स्ट वाले पिक में देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, पहला इंद्रधनुष होता है वो अंदर की तरफ होता है, इसमें देखो अंदर की तरफ कौन सा, बैगनी कलर है। ठीक है, जो आपको ये वाला इंद्रधनुष दिखता होगा इसमें तो अंदर की तरफ रेड कलर दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ कैसे दिख रहा है, बैगनी कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसको कौन सा बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, ये डबल, ठीक, जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। तो दो तरह के इंद्रधनुष बनते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक कैसा होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो विवर्तन होता है और व्यतिकरण होता है इसके कारण कुछ घटना होती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं उसमें, ये कौन कौन सी होती हैं। तो तेल की जो बूंदों में रंगों का दिखाई देना, तेल की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, उनमें रंगों का दिखाई देना वो किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, और मोर के पंखों में रंगों का चमकना किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। साबुन के पानी के बुलबुलों में रंगों का दिखाई देना किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है। जब अगर व्यतिकरण, जब आंसर कैसे टिक करना है, जब अगर व्यतिकरण आंसर ना हो तो अपवर्तन लगा के आना है। ठीक, व्यतिकरण आंसर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, अपवर्तन लगा के आएंगे। विवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती हैं, CD, DVD,
में रंगों का दिखाई देना। जो पहले सीडी आती थी, डीवीडी आती थी, तो देखा होगा आपने, उसमें क्या होता, रंग दिखाई देते थे, तो वो किसके कारण होता था, विवर्तन के कारण होता था। जो 3D होलोग्राम होते हैं, 3D होलोग्राम में रंगों का दिखाई देना किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है। लेकिन जब विवर्तन में आंसर ना हो तो हम किस पे लगाएंगे, अपवर्तन पे लगा के आएंगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि घटना किसके कारण होती है, और मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया, ऑप्शन कैसे करके टिक करके, अगर ये नहीं होगा तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक साथ इसमें बता देता हूँ कुछ घटना है इसमें, कि कौन सी घटना किस कारण से होती है। ठीक है, तो विभिन्न घटनाएं और प्रकाश का गुण, तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तेल की बूंदों, अब क्या है नीचे, जल के तल पर पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, भी मैंने आपको बताया था किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तिरछी छड़ी का पानी में मुड़ा हुआ दिखना किसके कारण, अपवर्तन के कारण। पूर्ण मृग मरीचिका का बनना किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, प्रकाश तंतु का कार्य करना किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आकाश का जो नीला रंग होता है, मैंने पढ़ाया था किसी कारण, प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन कौन से प्रकीर्णन के कारण होता है ये मैंने आपको उसमें बताया था। सुबह शाम को सूर्य का लाल दिखना स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन। पानी के बुलबुलों का रंगीन दिखना व्यतिकरण होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। पानी के सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। ठीक, इंद्रधनुष का बनना, प्राथमिक में लाल रंग का बाहर तथा बैंगनी रंग अंदर की तरफ होता है। ठीक, जो मैंने आपको अभी बताया था, ये किसके कारण होता है, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन के कारण। ठीक, जो मैंने बताया कि आपको कैसे ऑप्शन करके लगाना है। ठीक, ऐसे इंद्रधनुष का बनना द्वितीयक वाले का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रकाश होता है वो कैसा होता है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूअल नेचर का होता है, द्वितीय प्रकृति का होता है प्रकाश। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे। ठीक, कौन कौन से नेचर होते हैं। ठीक है, एक तो प्रकाश किसकी तरह होता है, फोटॉन की तरह व्यवहार करता है, मतलब पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल कण की तरह। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन कण, भी तुमने नाम सुना होगा। ठीक, फोटॉन। ठीक, तो ये किसने बताया था ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली ने। हम लिख लेंगे यहाँ पर डी ब्रोगली। ठीक, और दूसरा किसकी तरह व्यवहार करता है, वेव, तरंगों की तरह। ठीक, तो जिसमें हमने किससे पढ़ा था अभी, इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों में पढ़ा था हमने। तो ये कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ। कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरी चीज़, तो हमने इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये वेव की तरह, ये तरंगों की तरह व्यवहार करता है, तो इसको हमने विवर्तन से सिद्ध किया है। ठीक है, विवर्तन। दूसरा है इनको व्यतिकरण से, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण से प्रूव किया है। ठीक है, और जो पार्टिकल के रूप में व्यवहार करता है, फोटॉन के रूप में, इसको हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, इसमें लिखना है ऐसे ही नीचे इसके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। ठीक, दूसरा हमारा इसमें लिखेंगे, ये होता है कॉम्पटन प्रभाव से। ठीक, इनसे हमने प्रूव किया है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ऐसे करके डालेंगे नोट करके, कि जो आइंस्टीन थे, तो जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, वो किसके लिए मिला था, इन्हें मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, नोबेल प्राइज विनर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, तो मैं आज के लिए फिर इतना ही रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में और दर्पण के बारे में। ठीक है, उनमें जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, वो कैसे बनता है। ठीक, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो पढ़ाया वो सब समझ में आया होगा। और ये किस किस के लिए ज़रूरी है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है, जो जूनियर एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी एडेड वाला। ठीक है, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, आप इससे पढ़िए और आप जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा के देखिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो जिन एग्जाम्स में फिजिक्स आती है, ठीक है, उन सब के आप क्वेश्चन लगा के देखिए, आप बिल्कुल लगा पाएंगे। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया और जो भी सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए धन्यवाद।